अब हम जिस विषय पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है प्रोक्ति विश्लेषण, डिस्कोर्स एनालिसिस। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि सामान्य भाषा विज्ञान एक लंबे अरसे तक वाक्य को ही भाषा की मूलभूत सार्थक इकाई मानता था, परंतु बाद में पाठ भाषा विज्ञान टेक्स्ट लिंग्विस्टिक्स का जब आविर्भाव हुआ तब उस पर सर्वप्रथम विचार करने वाले भाषाविद जेलिग हैरिस ने 1960 में लिखी गई अपनी पुस्तक स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स में वाक्यबंध अथवा प्रोक्ति डिस्कोर्स को भाषा की महत्तम सार्थक इकाई सिद्ध किया। हमें जेलिग हैरिस, उनकी पुस्तक तथा वाक्यबंध और प्रोक्ति के शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए। इस स्वीकार्यता से आगे चलकर भाषा विज्ञान में वाक्य से बड़ी इकाई के रूप में प्रोक्ति को मान्यता मिली, डिस्कोर्स को मान्यता मिली। अनेक विद्वानों ने प्रोक्ति के भाषिक महत्व को स्थापित करते हुए ये कहा, इस परिभाषा को हम ध्यान में रखें कि मानव संप्रेषण वाक्यों के माध्यम से पूर्ण नहीं होता, वह वाक्यों की सरणी या वाक्यबंध अथवा प्रोक्ति द्वारा संभव होता है। हम स्वतंत्र वाक्यों के माध्यम से विचार विनिमय नहीं करते, ये बात बिल्कुल सत्य है। उदाहरण के लिए हम कुछ स्वतंत्र वाक्य आपके सामने रख रहे हैं कि राम बाजार जा रहा है, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, राम के पास ढेरों रुपए हैं। तीसरा वाक्य, राम बाजार की भीड़ में खो गया। और चौथा वाक्य, राम की जेब कट गई। इस प्रकार अलग अलग वाक्यों के प्रयोग से वार्तालाप में दोहराव भी आता है और वह एक प्रकार का अस्वाभाविक रूप भाषा का लगने लगता है और इनके बीच कोई संबंध नहीं बनता, ये अलग बात हो जाती है, जो कि संप्रेषण की दृष्टि से बहुत ही चिंता का विषय है। प्रोक्ति के रूप में यदि इन वाक्यों का संयोजन किया जाए तो ये स्वाभाविक भी बन जाते हैं, इनमें से दोहराव का तत्व भी समाप्त हो जाता है और फिर वार्तालाप में ये स्वाभाविक भी लगने लगते हैं। यदि प्रोक्ति के रूप में इन वाक्यों को संयोजित करना हो तो हम कह सकते हैं कि राम ढेर सारे रुपए लेकर बाजार गया, क्योंकि बाजार में भीड़ थी इसलिए उसकी जेब कट गई। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि राम ढेर सारे रुपए लेकर बाजार गया, क्योंकि बाजार में भीड़ थी इसलिए उसकी जेब कट गई। यहाँ लेकर, क्योंकि, इसलिए के संयोजन से सही संप्रेषण या स्वाभाविक संप्रेषण हो पाता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे वास्तविक सामाजिक भाषिक व्यवहार में प्रोक्ति की ही सत्ता प्रमुख होती है। एक उदाहरण संवादों का और ले लें, जैसे आपका नाम क्या है? उत्तर मिलेगा दिलीप सिंह। आप कहाँ रहते हैं? अमरकंटक में। आप कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। इस प्रकार संवादों में भी हम व्याकरणिक वाक्यों का उसी रूप में प्रयोग नहीं करते।
बल्कि वाक्य को अधूरा छोड़ देते हैं, लेकिन संप्रेषण पूरा हो जाता है। यदि वाक्य को पूरा किया जाए, जैसे मेरा नाम दिलीप सिंह है, मैं बनारस में रहता हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो दोहराव के कारण इस भाषा प्रयोग को अस्वाभाविक भी माना जाएगा और किसी भी प्रकार से संवाद की भाषा के लिए इसे उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि सटीक भाषा संप्रेषण के लिए प्रोक्ति की संकल्पना आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। यूरोप में हार्टमैन सन 1964 ने रूपात्मक या संरचनात्मक धरातल पर पहल प्रोक्ति का विश्लेषण किया। उन्होंने ये दिखाया कि वाक्यों के समुच्चय को संप्रेषण प्रक्रिया की दृष्टि से किस प्रकार संयोजित किया जाता है या किस प्रकार प्रोक्ति रचना का भाषिक विधान निर्मित होता है। उन्होंने प्रोक्ति को वक्ता श्रोता के बीच संप्रेषण संपादन का रूप मानते हुए इसे भाषिक संप्रेषण का पर्याय भी सिद्ध किया। उन्होंने कहा भाषिक संप्रेषण कभी भी स्वतंत्र वाक्यों के माध्यम से नहीं होता, वो प्रोक्ति के माध्यम से ही होता है, जिसका कि अपना एक संगठनात्मक नियम होता है, जिसके आधार पर भिन्न भिन्न वाक्य एक दूसरे से गुथ जाते हैं, मिल जाते हैं और फिर संदर्भानुकूल उनका जो संगठन होता है वह संप्रेषण को भी और अर्थ सिद्धि को भी संभव बनाता है। बाद के विद्वानों ने भी ये विवेचित किया कि प्रोक्ति भाषा संगठना लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन को वाक्यों परि स्तर पर या वाक्य के ऊपर के स्तर पर प्रस्तुत करने वाली भाषाई इकाई है। अर्थात अब वाक्य के स्थान पर प्रोक्ति को सार्थक भाषाई इकाई के रूप में स्वीकृति मिल गई 1964 में। इस प्रकार प्रोक्ति की जो विशेषताएं निर्धारित की गईं, उनमें सबसे पहली विशेषता ये है कि प्रोक्ति एकाधिक या अनेक वाक्यों के समुच्चय से बनती है, संयोजन से बनती है, अथवा ये भी कहा जाए कि प्रोक्ति अलग अलग वाक्यों का समुच्चय होती है, सेट होती है। वह ऐसे वाक्यों का समुच्चय होती है जो भाषा की भिन्न भिन्न इकाइयों के द्वारा जुड़े होते हैं अथवा एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। यह भी कहा गया कि प्रोक्ति के मूल में तार्किक संशक्ति, लॉजिकल कोहेजन रहता है, इसलिए ये पूर्ण कथन के रूप में स्वीकृत होती है। भिन्न भिन्न वाक्यों के माध्यम से पूर्ण कथन पूरा नहीं होता या अपना रूप नहीं ले पाता। एक बात और प्रोक्ति विश्लेषण के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण कही गई कि प्रोक्ति की प्रकृति लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ये दो चार वाक्यों की भी हो सकती है, पूरे अनुच्छेद की भी, और एक पूरी की पूरी रचना की भी। अर्थात हम दो वाक्यों के संयोजन को भी प्रोक्ति कह सकते हैं, किसी एक पैराग्राफ को भी हम प्रोक्ति कह सकते हैं, या पूरी रचना अर्थात किसी एक पूरी कविता को, पूरी कहानी को, यहाँ तक कि पूरे उपन्यास को भी हम प्रोक्ति की संज्ञा दे सकते हैं। इसीलिए प्रोक्ति संरचना पर आधारित जो विश्लेषण 1964 के बाद आए, उन्होंने ये देखा कि बाह्य संरचना के आधार पर कैसे काल और पक्ष, टेंस और एस्पेक्ट एक दूसरे से संबद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही निपातों को भी देखा गया। निपात हम तो, भी, ही आदि को कहते हैं, जिनके संयोजन से पूरा का पूरा
वाक्य का अर्थ संदर्भ ही बदल जाता है। मैं जाऊंगा, मैं ही जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। इन वाक्यों में आप देखें तो भी, तो और ही के प्रयोग ने कितना अर्थ में भेद कर दिया है। तो ये भी देखना शुरू किया प्रोक्ति विश्लेषकों ने, और ये भी देखा कि जो योजक हैं, जैसे अभी हमने अपने उदाहरण में देखा कि इसलिए, क्योंकि, बल्कि इत्यादि कैसे जुड़कर दो वाक्यों को एक दूसरे से सार्थक ढंग से, स्वीकृत ढंग से संयोजित कर देते हैं। अव्यय प्रयोगों को भी प्रोक्ति रचना में बहुत महत्व दिया गया। योजक यानी और, इसलिए, क्योंकि, बल्कि आदि, और अव्ययों को भी इधर उधर, आगे पीछे, देर से, 5 बजे, ये सारे तत्व जब मिलते हैं तो दो वाक्य बहुत आसानी से संदर्भानुकूल जुड़ जाते हैं। इन सारे नियमों, इन सारी स्थितियों पर प्रोक्ति चर्चा में विचार किया गया। इस प्रकार हम ये जान पाए कि प्रोक्तियां निर्मित कैसे होती हैं। इसीलिए प्रोक्ति का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया, और ये देखा गया कि भिन्न भिन्न वाक्य एक प्रोक्ति के रूप में कैसे बंध जाते हैं, उनके तत्व क्या हैं, उनके नियम क्या हैं, और वे बंध कर किस प्रकार एक संप्रेषणीय और स्वाभाविक भाषा रूप में ढल जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ वाक्य हम फिर से देखेंगे जिसमें स्वतंत्र वाक्य आए हैं और फिर उनकी प्रोक्ति हम निर्मित करेंगे। पहला वाक्य है राम और श्याम भाई हैं। दूसरा वाक्य है राम और श्याम कपड़े का व्यापार करते हैं। तीसरा वाक्य है राम बहुत व्यावहारिक है। चौथा वाक्य है श्याम गर्म मिजाज है। पांचवा वाक्य है राम को व्यापार में लाभ हुआ, और छठा वाक्य है श्याम को व्यापार में हानि हुई। ध्यान दीजिए, ये 6 वाक्य स्वतंत्र रूप से आए हैं, इनमें दोहराव भी है और ये एक दूसरे से नितांत असंबद्ध हैं। लेकिन जब ये प्रोक्ति में बंधते हैं तो इन वाक्यों का संयोजन इस प्रकार होता है। राम और श्याम भाई हैं, दोनों कपड़े का व्यापार करते हैं। अब यहाँ राम और श्याम का दोहराव खत्म हो गया, उसके स्थान पर दोनों का प्रयोग हुआ। राम व्यावहारिक है जबकि श्याम गर्म मिजाज है। यहाँ जबकि के प्रयोग से तीसरा और चौथा वाक्य जोड़ दिया गया है। इसीलिए के माध्यम से पांचवा और छठा वाक्य जुड़ा है। इसीलिए राम को व्यापार में लाभ हुआ और श्याम को हानि हुई। इसीलिए और से जुड़कर पांचवा और छठा वाक्य प्रोक्ति का हिस्सा बन जाता है। ये इतनी वैज्ञानिक जैसा कहा गया संकल्पना है जिसमें भाषिक इकाइयों का मेल जोल संभव होता है। इसीलिए पाठ के संदर्भ में प्रोक्ति संरचना वाक्यों के गठन या समूहन को 4 आधारों पर देखती है। एकालाप, संवाद, विवरण और भाषण। एकालाप के लिए अंग्रेजी में मोनोलॉग शब्द है, संवाद के लिए डायलॉग, विवरण के लिए डिस्क्रिप्शन और भाषण के लिए लेक्चर। किसी भी लिखित पाठ में ये चारों आधार हमें किसी न किसी रूप में मिलते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ मैं आपके सामने हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के एक एक उदाहरण इन चारों के लिए रखूंगा, और ये आप देख पाएंगे कि प्रोक्ति संरचना के माध्यम से किस प्रकार किसी कृति में तथ्य या घटना को
संप्रेषित किया जाता है प्रभावशाली ढंग से, क्योंकि प्रभावशाली होना अर्थ की दृष्टि से किसी रचना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना गया है। पहले एक आलाप का उदाहरण लें, मोनोलॉग का, जिसमें इस उपन्यास का एक पात्र अपने से ही बातें कर रहा है। कहाँ आप हंसा, मैंने जो कुछ देखा क्या वह सच है? भट्टिनी इस समय निरापद है न, निगुड़िया की क्या हालत है? इतनी सी बात मन में इतनी हलचल क्यों पैदा कर रही है? क्या करूं? कौन सा उपाय है? कौन मेरी सहायता करेगा? आप देख रहे हैं कि इस पूरी प्रोक्ति में प्रश्नवाचक संरचना प्रमुख है। पात्र की मन स्थिति तथा उद्वेगों को इस प्रोक्ति द्वारा प्रकट किया गया है। एक एक वाक्य अपने में स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ा हुआ है और प्रश्नवाचक ने इसका जो उद्वेलन है, इसकी जो पात्र की भावना है, उसको बहुत ही सटीक ढंग से पाठक के समक्ष व्यक्त कर दिया है। दूसरा उदाहरण संवाद का है। संवाद आप जानते हैं कि हमारे भाषिक संप्रेषण का सर्वप्रमुख आधार है। हम अपनी बातें सामान्य रूप से बातचीत के माध्यम से ही करते हैं। एक दूसरे से हम संवाद करते हैं, अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं, दूसरा व्यक्ति उसमें सहभागिता करता है, वो इस बातचीत को आगे बढ़ाता है और इस पूरी बातचीत का संदर्भ वक्ता श्रोता के संबंध पर आश्रित होता है। यहाँ जो वार्तालाप लिया गया है बाणभट्ट की आत्मकथा से, उसमें वक्ता श्रोता के मधुर संबंध की अभिव्यक्ति होती है। एक इसमें बूढ़ा गरीब भिखारी जैसा व्यक्ति है जिसे गांव के बच्चे मामा कहते हैं, और दूसरे कुछ बच्चे हैं जिनके साथ वो व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, बहुत ही आत्मीयता के साथ मिलता जुलता है, उनके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लाता है, और उससे जुड़ा हुआ ये प्रसंग है संवादों के माध्यम से। ये संवाद हम एक एक करके देखें। ये देखो मेरे पास क्या है, मधु है रे, बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी है तब मिला है। बच्चे पूछते हैं कैसी लड़ाई मामा? बूढ़े का उत्तर है, अब तुम लोगों को क्या बताऊं बच्चों, 11 भालू टूट पड़े थे। बच्चे कहते हैं गप मार रहे हो मामा, 11 भालू टूट पड़ते तो क्या तुम बचते? मामा बोलते हैं अच्छा 5 थे। बच्चे कहते हैं 5 भी नहीं होंगे। मामा कहते हैं अच्छा ले 4 थे। बच्चे कहते हैं 4 होते तो तुम्हें चबा गए होते। मामा कहता है चबा गए होते तो 3 थे। बच्चे कहते हैं क्या बात करते हो मामा, अब चुप रहे। मामा का गुस्सा जानता है ना। मामा की जो प्रवृत्ति है बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहने की, बच्चे जो उसकी इस आदत को जानते हैं, ये सारा संदर्भ भी इन संवादों से व्यक्त हो जाता है। ये यहाँ कह देना जरूरी है कि उपन्यास के कथाक्रम में इस प्रकार की संवाद प्रोक्तियों का गहरा प्रभाव पाठक पर पड़ता है। प्रोक्ति का यह भी लक्षण है कि संवादों की पूरी संरचना मौखिक संस्कार के बंधनों से बंधी होती है, जैसा आप इन संवादों में भी देख रहे हैं कि ये बोलचाल की भाषा का स्वरूप है। इन संवादों से ये भी स्पष्ट होता है कि संवाद किस लय, अनुतान या बलाघात के साथ या किस भाव के साथ बोले गए हैं। यदि आप इन्हें चाहें तो उसी रूप में बोल भी सकते हैं। ये देखो मेरे पास क्या है, अरे मधु है रे, बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी है। ये जो हर वाक्य के अलग अलग शब्दों पर अलग अलग बल है, वो भी इस संवाद योजना में लेखक ने बहुत ध्यान से दिया है। तीसरा विवरण।
विवरण की प्रोक्ति हम जानते हैं कि वक्ता श्रोता जब किसी घटना या पात्र के आकार प्रकार, उसकी वेशभूषा और उसके संस्कारों को विवरण करने के लिए देता है तो इस प्रकार की प्रोक्तियां निर्मित होती हैं। ये प्रोक्तियां विवरण की अधिकतर भूतकालिक होती हैं, पास्ट टेंस में रची जाती हैं और इसीलिए इसमें छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होता है और इनको बहुत गहनता के साथ संयोजक तत्वों आदि से जोड़ा जाता है। एक छोटा सा उदाहरण इसी उपन्यास से। उस दिन जाबाला अपनी मौसी के घर जा रही थी। वह गांव बहुत दूर नहीं था, केवल गाड़ीवान साथ था। अचानक आसमान धूल से भर गया। आंधी का वेग इतना प्रचंड था कि गाड़ी बीच में ही फंस गई। पानी भी बड़ी तेजी से बरसने लगा। बैल नियंत्रण के बाहर हो गए। गाड़ी का चक्का भी धंस गया। इस प्रोक्ति में संयुक्त क्रियाओं बरसने लगा, धंस गया, संयोजक तत्वों भरे पड़े हैं इसमें और निपात, तो, ही आदि के द्वारा विवरण को जीवंत और प्रभावशाली बनाया गया है। प्रत्येक वाक्य ऊपर से देखने पर तो अलग अलग लगता है, लेकिन उनके बीच एक अदृश्य आंतरिक संबंध भी है। वास्तव में इन्हीं संबंधों को पकड़ना प्रोक्ति विश्लेषक का कार्य माना गया है। चौथा और अंतिम, भाषण। एक व्यक्ति द्वारा जब पूरे समूह को संबोधित किया जाता है तो उसे हम भाषण कहते हैं। इस भाषण में एक व्यक्ति बोलता है और पूरा समूह उसकी बात को सुनता है। इसमें संबोधन का भी प्रयोग होता है। आदेश और सुझाव देने वाली वाक्य संरचनाएं भी आती हैं तथा श्रोताओं की भावनाओं को उभारने वाले बहुत से भाषिक तत्व इसमें मिले रहते हैं। एक बहुत लंबा भाषण बाण भट्ट की आत्मकथा में आया है, उसका एक छोटा सा अंश उदाहरण के स्वरूप प्रस्तुत करके अपनी बात समाप्त करूंगा। ये अंश देखिए। अमृत के पुत्रों, बड़ा दुर्घट काल उपस्थित है। प्रजा में मृत्यु का भय छा गया है। यह अशुभ लक्षण है। अगर तुम आर्यावर्त को बचाना चाहते हो तो प्राण देने के लिए तत्पर हो जाओ। अमृत के पुत्रों, न्याय जहां से भी मिले वहां से बलपूर्वक खींच लाओ। अपने आप को बचाओ, धर्म पर दृढ़ रहो, न्याय के लिए मरना सीखो। यह आप देख रहे हैं कि इसमें पूरा का पूरा आदेश, उद्बोधन, लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का भाव, सब कुछ भाषण की इस प्रोक्ति में सिमट के आ गया है। सामान्य रूप से कहा जाए या संक्षेप में कहा जाए तो हिंदी की प्रोक्ति संरचना के निर्माण में आप देख रहे हैं कि अनेक भाषिक इकाइयाँ अपना योगदान देती हैं, जैसे क्योंकि, इसलिए, किंतु, परंतु, बल्कि, फिर भी, नहीं तो, कर, वरना, लेकिन आदि। ऐसी अनेक अन्य भाषिक इकाइयाँ भी हैं जो प्रोक्ति संरचना को स्वाभाविक बनाने में मदद करती हैं और इन सारी प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना ही प्रोक्ति विश्लेषण का मूल कार्य है, जिससे भाषा का स्वाभाविक स्वरूप हमारे सामने उभर कर आ सके, जिसका हम निरंतर प्रयोग करते हैं।